कुशाल ने कहा। हाँ आई थी, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरे रिजॉर्ट में खोज लिया और आसपास भी खोजने के लिए भेजा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो फिर से चली गई है। उसे खोजने के चक्कर में मैं नहा भी नहीं पाया हूँ। नहाने गया था, उसके ना मिलने की बात सुनकर बिना नहाए बाथरोब में बाहर आया हूँ। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर अश्वथ को हंसी आ गई। वहीं टिया आंखें बड़ी करके फोन को देख रही थी। कुशाल ने कहा, उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। चिंता तो हम लोगों को है उसकी लव स्टोरी की। उसका पैचअप हो जाए इसलिए ऐसे ही बाहर निकल आया हूँ। ब्लूम का भी यही हाल है। बेचारा बालों का शैम्पू बिना धोए हड़बड़ी में कपड़े पहनकर आ गया। अश्वथ ने कहा, तुम लोगों को सच में लगता है कि वो चली गई है? हो सकता है वो बीच पर चली गई हो। कुशाल ने कहा, आई डोंट नो बॉस, उसे आसपास सर्च करने के लिए भेजा है। इतना तो कंफर्म था कि वो उसके लिए ही आई थी, लेकिन इस व्योम को उसकी कदर नहीं है। उनके बीच क्या हुआ था, वो अचानक से क्यों चली गई, कुछ समझ में नहीं आता है। व्योम भी कुछ नहीं बताता है। उसके जाने के बाद से देवदास बना हुआ था। अश्वथ ने पूछा, उनके बीच कुछ हुआ था? व्योम तो उसे पसंद नहीं करता था। मेरे कहने पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हुआ था। मुझे लगता था कि वो मेरी वजह से उससे दूर हो गया। कुशाल ने बताते हुए कहा, बॉस आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। जब आपका और यंग मैडम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब तक तो ठीक था, लेकिन उन 3 महीनों के बीच में उनके बीच क्या हो गया हमें भी नहीं पता। उस टाइम डॉक्टर दीप्ति व्योम में इंटरेस्ट ले रही थी। अमाया को भी देखकर लग रहा था कि वो भी व्योम में इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है कि 2 बिल्लियों के बीच रोटी के लिए झगड़ा हो गया हो। पर इतना तो पता है कि व्योम ने गुस्से में उसे कुछ कह दिया था। व्योम की बातों से तो ऐसे ही लग रहा था कि उसने ही उसे हर्ट किया है। लाख पूछने के बाद भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। वो रुक गया, फिर कुछ सोचते हुए कहा, बॉस आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। अश्वथ ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है। उनके बीच कुछ तो गलत हुआ है। तुम उसे आसपास सर्च करो, जरूरत पड़े तो एयरपोर्ट भी अपने लोगों को भेजो। मैं विक्टर से कांटेक्ट करता हूँ। कुशाल ने कहा, ओके बॉस, आप व्योम को बता देना। जिंदगी हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती है। यहाँ पर तो जिंदगी खुद उसके दरवाजे तक चलकर आई है। अगर इस बार उसने मिस कर दिया ना तो जिंदगी भर पछतावे में घुलता रहेगा। अश्वथ ने कहा, तुम बस उसे खोजो, मैं व्योम को इन्फॉर्म करता हूँ। कुशाल ने कहा, थैंक यू बॉस। अश्वथ ने कहा, इट्स माय प्लेजर। उसने कॉल कट किया, फिर विक्टर का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। उसने टिया को देखा और कहा, अपना फोन लेकर आओ और व्योम को कॉल करो। वो उसकी बात मानकर तेजी से स्टडी रूम से निकल गई और दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अश्वथ विक्टर के कॉल रिसीव करने का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में कॉल रिसीव हुआ। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, विक्टर, तुम्हारे लिए एक काम है। इट्स इम्पोर्टेंट। तुम्हें जिस बात का डाउट था अब वो क्लियर हो जाएगा। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड मॉर्निंग बड़े पापा। ये सुनकर अश्वथ की बोलती बंद हो गई। दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई न सुनकर अतीक्ष, जिसने विक्टर का फोन पकड़ रखा था, उसने कहा, बड़े पापा गुड मॉर्निंग। अश्वथ ने कहा, गुड मॉर्निंग अतीक्ष। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुमने उनका फोन पकड़ रखा है? अतीक्ष ने जवाब दिया, वो तो सो रहे हैं, उनका फोन रिंग कर रहा था इसलिए मैंने उठा लिया। मैं पापा को उठाऊं? अश्वथ ने कहा, हाँ उनसे काम है, उन्हें जगा दो। अतीक्ष ने कहा, मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर अश्वथ ने कहा, तुम जो कहो, चॉकलेट्स, टॉयज, कुछ भी। तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा। अतीक्ष ने कुछ सोचा, फिर कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जब याद आ जाएगा फिर मैं आपसे मांग लूंगा, आप भूलना मत। अश्वथ ने कहा, मैं नहीं भूलूंगा, चलो अपने पापा को जगा दो। अतीक्ष ने कहा, मैं अभी उनको उठा देता हूँ। उसने विक्टर को देखा जो पेट के बल लेटा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा पापा उठो, बड़े पापा आपको उठा रहे हैं। वो विक्टर के कान में चिल्ला रहा था। अश्वथ ने अपने फोन का स्पीकर बंद कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अतीक्ष उसके कान में चिल्ला रहा है। विक्टर नींद में ही कुनमुनाया और बोला, सुबह सुबह कान में क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ बाहर खेलने के लिए, मुझे सोने दो। उसने हाथ आगे बढ़ाकर एक पिलो लिया और अपने कान पर रख लिया। अतीक्ष ने देखा कि वो नहीं उठ रहा है। वो उसकी पीठ पर बैठ गया
और उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए चिल्लाने लगा। पापा उठो ना, उठो, बड़े पापा आपको उठा रहे हैं, उठो ना पापा। उसके बाल खींचने और चिल्लाने की वजह से विक्टर की मीठी नींद डिस्टर्ब हो गई। उसने अपनी आंखें खोल लीं। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कह रहा हो, तुम्हारे जैसा बेटा होना ही नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, मेरे बाल छोड़ो। अतीक्ष ने उसकी बात मानकर जल्दी से बाल छोड़ दिए और उसकी पीठ पर से उतर गया। वो पलटकर पीठ के बल लेट गया। अतीक्ष ने बिना देर किए जल्दी से उसका फोन आगे कर दिया। उसने अपने बेटे को देखा, फिर फोन को। अतीक्ष ने कहा, बड़े पापा ने फोन किया है। इतना सुनते ही विक्टर ने तेजी से उसके हाथ से फोन को छीन लिया और अपने कान से लगाते हुए उठकर बैठ गया। उसने कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस। अश्वथ ने कहा, विक्टर, आई नो मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी, बट इट्स अर्जेंट। तुम्हें एक काम करना है, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। विक्टर ने कहा, हाँ बताइए ना। अश्वथ ने कहा, अमाया एंटोनी गोवा आई है। ये सुनकर विक्टर चौंक गया। उसने कहा, व्हाट? बट व्हाई? उसका दिमाग खराब हो गया है। अश्वथ ने कहा, आई डोंट नो, बट वो लड़की व्योम के लिए आई थी। कुशाल का कहना है कि वो रिजॉर्ट से गायब है। तुम जल्दी से रिजॉर्ट के कैमरे के फुटेज देखो। उसे गोवा नहीं आना चाहिए था, इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। विक्टर ने कहा, हाँ मैं अभी देखता हूँ। उसने अतीक्ष को देखा और कहा, अक्षु बेबी, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। अतीक्ष बेड से कूद गया और जल्दी से उसकी टेबल की तरफ बढ़ गया। उसने उसका लैपटॉप उठाया और उसे लेकर आया। उसने बेड पर रख दिया। विक्टर ने जल्दी से अपना लैपटॉप पकड़ा और उसे खोलकर ऑन किया। अतीक्ष भी बेड पर चढ़कर उसके पास बैठकर देखने लगा। लैपटॉप के ऑन होते ही विक्टर की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। उसकी नजरें लैपटॉप स्क्रीन पर ही थीं। विक्टर ने रिजॉर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग ऑन की और देखने लगा। उसे अमाया अपना लगेज लेकर रिजॉर्ट से बाहर जाते हुए दिखाई दी। उसने कहा, बॉस, वो अपना लगेज लेकर जा रही है। अश्वथ ने पूछा, कब? विक्टर ने जवाब दिया, सुबह के 4 बजे। हो सकता है कि सुबह की फ्लाइट से ही वो बैंकॉक चली गई हो। अश्वथ ने पूछा, आर यू श्योर? विक्टर ने कहा, बोरिया बिस्तर लेकर जा रही है तो चली गई होगी। अश्वथ ने कहा, एक बार रिजॉर्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। विक्टर ने कहा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। उसने रिजॉर्ट के बाहर के सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग चलाई। वो सारे फुटेज को एक साथ स्क्रीन पर देख रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर जम्हाई ली। उसका ध्यान हट गया था। अतीक्ष, जिसकी नजर लैपटॉप स्क्रीन पर ही थी, उसकी नजर एक ही जगह अटक गई थी। उसने अपने बेटे को देखा और कहा, तुम क्या देख रहे हो? जाओ। अतीक्ष ने कहा, पापा, आप जिस आंटी को देख रहे थे उसको तो कोई पकड़ के ले गया। अश्वथ ने भी अतीक्ष की आवाज सुनी। उसके कान खड़े हो गए थे और चेहरा सख्त हो गया था। विक्टर ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो उसने उसकी नजरों का पीछा किया। फिर उस सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया। उसने देखा कि कुछ लोग अमाया को बेहोश करके ले गए। उसने कहा, बॉस, वो बैंकॉक नहीं गई है, वो खतरे में है। मुझे तो यही लग रहा है कि आज उसका आखिरी दिन है, वो मरने वाली है। अश्वथ ने कहा, विक्टर, तुम्हें पता है ना, तुम विक्टर जोसेफ हो। यू आर द हैकर। सिर्फ हैकर ही नहीं हो, बहुत जीनियस भी हो। सो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है पता है ना। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। विक्टर ने कहा, आई नो बॉस, आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको भी तो डाउट था। मेक श्योर कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। अश्वथ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, सो जब तुम्हारा दोबारा कॉल आए तो एक अच्छी न्यूज़ मिलनी चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम उस तक पहुंच जाओगे। विक्टर ने कहा, हाँ लग तो यही रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर आपका सीक्रेट वेपन मेरे पास है। लोगों को लगता है कि वो आपके घर के बेसमेंट के सीक्रेट रूम में है। किसी को नहीं पता कि वो तो मेरे पास है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस तक पहुंच भी जाऊंगा और अमाया एंटनी सही सलामत वापस बैंकॉक जाएगी। उसकी बात सुनकर अश्वथ के होठों पर कनिंग स्माइल आ गई। टिया वहां अपना फोन लेकर आई। उसने व्योम को कॉल कर दिया था। उसने अपना फोन उसके आगे किया। अश्वथ ने विक्टर का कॉल कट किया
और उसके हाथ से फोन लेकर अपने कान से लगाया। दूसरी तरफ व्योम था। उसने कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। अश्वथ ने कहा, तुम्हें जिस इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया था उसे अंजाम तक तुम्हें आज ही पहुंचाना है। ये सुनकर व्योम, जो अपने बालों को टॉवल से पोंछ रहा था, उसके हाथ रुक गए। उसने कहा, आज ही? अश्वथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। व्योम ने कहा, ओके, आई एम रेडी। अश्वथ ने कॉल कट कर दिया। टिया उसे नासमझी से देख रही थी। अश्वथ ने उसके चेहरे को देखा और कहा, क्या हुआ? टिया ने कहा, मुझे लगा कि आपने उसे कॉल करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि आपको किसी लड़की के बारे में बताना है, लेकिन यहाँ पर तो आप किसी इम्पोर्टेंट काम की बात कर रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उसे देखकर मुस्कुराया। टिया ने कहा, आप मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कौन जिंदगी है और वो किसी काम के लिए आया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अश्वथ ने कहा, तुम इवान राजवंश से मिली थी ना? टिया ने कहा, हाँ, वो ब्लैक डेविल का नया बॉस है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। हमारी लाइफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली गई। अश्वथ के होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। टिया ने पूछा, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? कहीं उस इवान राजवंश ने चीटिंग तो नहीं की है ना? हमें बेवकूफ बनाकर आपको हर्ट करने का तो नहीं सोच रहा है? मैंने उसे वार्निंग दी थी, लगता है उसने हल्के में ले लिया है। वो भी मुझे बेवकूफ समझता है। उसे पता नहीं है कि मैंने भी गार्डियंस को उसके पीछे लगा रखा है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ जो उसकी बातों पर यकीन कर लेती। अश्वथ ने कहा, उसके पीछे गार्डियंस को लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बात सुनकर वो चौंक गई। उसने उसके चेहरे को देखा और कहा, मतलब? उसके सवाल के जवाब में वो मुस्कुराया। वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। इस वक्त वो और उसकी बातें मिस्टीरियस लग रही थीं, जो उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। वो अश्वथ का मुंह ताक रही थी कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो बस मुस्कुराए जा रहा था। उसे ऐसे परेशान देखकर अश्वथ ने कहा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? चुपचाप बैठो। मुझे भी बस डाउट है, बस मैं ये नहीं चाहता कि मेरा शक सच हो। उसकी बातें अब भी उसे समझ नहीं आ रही थी। वो टेबल के सामने गई और चेयर पर बैठ गई। उसने कहा, लोग कहते हैं कि लड़कियों को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप सीधे सीधे बताओ ना, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? वैसे भी मैं पहेलियां बुझाने में वीक हूँ। वो रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखने लगी। अश्वथ ने कहा, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो अपनी कमर सीधी करके बैठ गई, जैसे वो कोई बहुत बड़े खजाने का राज बताने जा रहा हो।